हेलो स्टूडेंट्स। तो आज 11th क्लास में आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स, शुद्ध गतिकी। इसमें भी आपका चैप्टर है ऋजुरेखीय पथ पर गति। तो ऋजुरेखीय पथ पर गति आज इसमें हम पढ़ेंगे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको निर्देश फ्रेम क्या होता है। निर्देश फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। तो जो निर्देश फ्रेम होता है यह एक ऐसा निर्देशांक निकाय होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो क्या करता है, जो किसी भी वस्तु की स्थिति अथवा उसकी गति का निर्धारण करता है। तो किसी भी वस्तु की स्थिति व गति का निर्धारण करता है, ऐसा जो निर्देशांक निकाय होता है वही कहलाता है निर्देश फ्रेम। होता क्या है कि जो किसी भी वस्तु के निर्देशांक यदि हैं x, y, z, तो जो ये निर्देशांक होते हैं ये किसी भी वस्तु की या कोई भी पिंड हो उसकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित करते हैं कि वह मूल बिंदु से किस स्थिति में है। तो ये जो निर्देशांक होते हैं ये किसी भी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो निर्देशांक फ्रेम में या जो निर्देश फ्रेम होता है इसमें किस एक घड़ी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो घड़ी होगी वो क्या बताएगी कि किसी भी क्षण वस्तु की स्थिति का अद्वितीय आकलन करती है। होगा क्या कि कोई भी वस्तु किस समय पर किस जगह पर है, किस क्षण किस स्थिति में है, उसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए घड़ी का होना भी आवश्यक है। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निर्देशांक निकाय जो किसी भी वस्तु की स्थिति या गति का निर्धारण करता है वही क्या कहलाता है, आपका निर्देश फ्रेम। तो निर्देश फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं? तो निर्देश फ्रेम जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और एक होता है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। एक होता है जड़त्वीय और एक अजड़त्वीय। तो जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होते हैं, इनकी जो विस्तृत चर्चा होगी वो बल, न्यूटन की गति विषयक नियम वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जो गति होती है एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, 1, 2 और 3 डायमेंशनल जो मोशन होते हैं वो क्या होते हैं। किसी भी वस्तु की एक विमीय गति क्या कहलाती है, 1 डायमेंशनल मोशन क्या होती है, उसकी बात करते हैं। तो एक विमीय गति क्या है? तो आपको बता दें जो समकोणिक अक्षें हैं, आपको पता ही होगा जो समकोणिक अक्षें होती हैं वो 3 होती हैं। 3 अक्षें कौन कौन सी होती हैं? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो ये मूल बिंदु होता है ऑरिजिन पॉइंट, ये होगी आपकी एक्स अक्ष और ये इधर ये होती है आपकी जेड अक्ष और आपकी ये होती है वाई अक्ष। वास्तव में जो वाई अक्ष होती है वो ऐसी नहीं होती है, बल्कि एक्स अक्ष ये है, इसके लंबवत ये जेड अक्ष और ये होगी वाई अक्ष आपकी। तो इस बोर्ड के तल के लंबवत, तो ये एक्स अक्ष हो गई, ये आपकी वाई अक्ष हो गई और ये जेड अक्ष हो गई। तीनों जो अच्छे हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो 90 अंश का कोण बना रही हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं समकोणिक अक्षें। तो ये जो अक्षें होती हैं, तो अब देखो क्या होगा, तो 3 अक्षें हो गई। तो होता क्या है कि जब हम किसी भी वस्तु की गति का निर्धारण, यदि हम किसी भी वस्तु की गति का निर्धारण, ये जो निर्देशाक्षें हैं इन निर्देशाक्षों में से किसी एक निर्देशांक को समय के साथ परिवर्तन के द्वारा प्रदर्शित करें तो ऐसी गति कहलाएगी एक विमीय गति। मतलब कहने का ये है, जैसे मैं कह दूं कि जो किसी भी वस्तु की स्थिति है 0,x है, सॉरी 0,y है, या हम ऐसे कह दें 0,5 है, या ये कहने किसी भी वस्तु की स्थिति 3,0 है। इसका मतलब है कि ये जो वस्तु होगी ये y अक्ष पर y मात्रक दूरी पर है, इसमें कोई भी वस्तु है वो y अक्ष पर 5 मात्रक दूरी पर है, ये जो है ये x अक्ष पर 3 मात्रक दूरी पर है।
तो होता क्या है कि तो ये हो गई इसके निर्देशांक। तो इनमें से अगर हम 3 निर्देशांक होते हैं x, y, z, इनमें से हम किसी एक निर्देशांक को अगर समय के साथ परिवर्तन के द्वारा प्रदर्शित करें किसी भी वस्तु की गति को, तो वो कहलाएगी एक विमीय गति। या फिर हम ये कहें जो एक विमीय गति होती है वो एक सरल रेखा के अनुदिश होती है या एक सरल रेखा में होती है। तो एक विमीय गति सरल रेखा में होती है। तो सरल रेखा जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, इंक्लाइन भी हो सकती है। मतलब जो सरल रेखा है वो आपकी क्षैतिज भी हो सकती है, ऊर्ध्वाधर हो सकती है और तिर्यक भी हो सकती है। तो होता क्या है, जैसे एक विमीय गति के उदाहरण बताऊं, जैसे कोई भी बॉल है, उस बॉल को हमने नीचे से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक दिया। जब नीचे से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो जो बॉल होगी, जो गेंद होगी, वो एक सरल रेखा में गति करेगी। तो उसकी जो गति होगी वो एक विमीय गति होगी। वो केवल एक ही अक्ष के अनुदिश गति कर रही है। या फिर जो ट्रेन है, जब पटरी पर दौड़ती है ट्रेन, तो पटरी पर दौड़ती हुई जो ट्रेन की गति है वो भी एक विमीय गति होगी, क्योंकि जब वो गति करेगी तो पटरी की जिस दिशा पट्टी बिछी हुई है, पट्टी की लंबाई के अनुदिश ही गति करेगी। तो उसकी गति होगी एक विमीय गति। या फिर ये कह दें किसी तार पर रेंगते हुए कीड़े की गति। कोई एक तार है, इस पर अगर कोई एक कीड़ा है, ये रेंग रहा है। जब रेंग रहा है ये कीड़ा, तो ये क्या होगा, ये तार की लंबाई के अनुदिश ही तो गति करेगा। जब तार की लंबाई के अनुदिश गति करेगा तो इसकी जो गति होगी वो एक सरल रेखा में होगी। तो इसकी गति होगी वो क्या कहलाएगी, एक विमीय गति। ये तो हो गई आपकी एक विमीय गति। अब इसके बाद में बात करते हैं द्विविमीय गति की। तो देखो बेटा, द्विविमीय गति क्या होती है, 2 डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति। तो जब हम किसी भी वस्तु की गति का निर्धारण जो 3 समकोणिक अक्षें होती हैं, तो निर्देशाक्षों में से, तीनों निर्देशाक्षों में से किसी 2 निर्देशांकों की समय के साथ परिवर्तन के द्वारा अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो उसकी गति द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे, तो ये जो गति होती है, या हम ऐसे कह दें कि जब कोई भी वस्तु एक समतल में गति करती है, जब एक समतल में गति करती है तो होता क्या है कि वो 2 दिशाओं को एक साथ कवर करती है, 2 अक्षों को एक साथ, 2 निर्देशांकों को एक साथ कवर करती है। तो ऐसी गति कहलाती है द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे मैं कहूँ प्रक्षेप गति, जो आपकी प्रक्षेप गति है, प्रक्षेप गति, तो जो प्रक्षेप गति होती है वो क्या होती है, आगे चैप्टर आएगा तो उसमें बहुत अच्छे से बताएंगे। वास्तव में जो इसमें होती है, जो कोई भी वस्तु होती है वो एक तल में गति करती है। जब ये एक तल में गति करती है तो जो इसकी गति होती है वास्तव में वो ऐसी होती है। इसकी जो विस्तृत चर्चा होगी आपको इसी के जस्ट आगे चैप्टर है उसी में करेंगे। तो ये एक तल में गति कर रही है, अर्थात ये एक्स अक्ष, अगर हम इसे एक्स अक्ष मान लें, इसे वाई अक्ष मान लें, तो एक्स वाई दोनों अक्षों को एक साथ साथ कवर कर रही है, एक तल में गति कर रही है। तो इसकी जो गति होगी वो द्विविमीय गति होगी। एक वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति मैंने बताया था, जो पिछले लेक्चर में जो वृत्त होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल जब वृत्त होता है तो होता क्या है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई, अर्थात ये एक तल में बनता है। तो अब होता क्या, अगर कोई भी वस्तु एक वृत्त में गति करेगी तो वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को साथ साथ कवर करेगी। तो उसकी जो गति होगी वो कैसी होगी, द्विविमीय गति होगी। या फिर ऐसे कह दें कि एक फर्श पर रेंगते हुए कीड़े की गति। तो जो एक कीड़ा फर्श पर रेंग रहा होगा तो लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, ये दोनों को एक साथ साथ कवर कर सकता है, क्योंकि जब आगे की ओर जाएगा तो ये एक तल में गति करेगा। जब तल में गति करेगा, एक समतल में गति करेगा, तो इसकी गति आपकी कहलाएगी द्विविमीय गति। इसके बाद में बात करते हैं त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो त्रिविमीय गति क्या है, तो जब कोई भी वस्तु
एक्स वाई जेड तीनों निर्देशांकों को, उसकी गति का जब निर्धारण करें तो हमें तीनों निर्देशांकों की एक साथ आवश्यकता पड़े, तो ऐसी गति कहलाती है त्रिविमीय गति। जैसे बंद बर्तन में भरे हुए गैस के अणुओं की गति। अगर ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है, जब इसके अंदर ये जो गैस के अणु होंगे, जो गैस के अणु होते हैं वो अनियमित सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं निरंतर, जो सभी दिशाओं में गति करते हैं। तो ये एक्स वाई जेड तीनों निर्देशांकों, जब इनकी गति का निर्धारण करेंगे तो हमें तीनों निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ती है इसकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए। तो ऐसी जो गति है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है त्रिविमीय गति। तो ये हो गई आपकी एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गतियां। समझ गए? अब इसके बाद में बात करते हैं आपकी दूरी की। तो देखो दूरी क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी दूरी, डिस्टेंस। ये सब चीज़ें आप जब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो इसके जो आगे होगी, आगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आगे आप काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो जब आपकी छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। बस आप ये बहुत अच्छे से समझ लें। तो होता क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। तो दूरी क्या है? डिस्टेंस। तो होता क्या है कि जब कोई भी वस्तु या व्यक्ति की बात करें, जब व्यक्ति गतिमान अवस्था में होगा, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया बिंदु ए से, और यहाँ से वो यहाँ तक गया, 5 किलोमीटर तक गया, यहाँ से फिर यहाँ चला गया तो वो 6 किलोमीटर तक गया, इधर से वो ऐसा हो गया तो इधर पे उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, और यहाँ पर उसे पहुँचना था, ये हो गया उसका गंतव्य स्थान। तो जब ये व्यक्ति ए से चलना स्टार्ट करेगा और बी तक पहुँचेगा तो बी पर जिसके पास गया है वो कहेगा कि आप भाई साहब कहाँ से आए? तो वो ये कहेगा कि मैं 6, 5, 11, 3, 14 किलोमीटर दूर से आया हूँ। इसका मतलब है कि उसने जो पथ, जो रास्ता तय किया है, उस मार्ग की कुल लंबाई को ऐड कर दिया है। तो वास्तव में तो दूरी किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जो भी मार्ग की वो लंबाई तय करेगा वही उसकी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो जो दूरी है वो कैसी राशि है? तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी जो राशि है वो अदिश है, स्केलर क्वांटिटी है। अदिश, आ मीन्स नहीं, दिश मीन्स दिशा। जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है वह राशि कहलाती है अदिश राशि। तो दूरी को व्यक्त करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गई आपकी दूरी। इसे मापते किसमें है? तो एमकेएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर। ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं आपके विस्थापन की। जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? विस्थापन। तो सुनो, होता क्या है कि जब कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगी, तो जैसे मान के चल रहे कोई एक व्यक्ति है, वो ए है, ए से चलना स्टार्ट करता है और इधर वो 4 किलोमीटर गया, और इधर से वो इधर पहुंच गया, 3 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की। ए से यहाँ पर बी तक पहुंच गया। अब अगर उस व्यक्ति से पूछा जाए कि आपने दूरी कितनी तय कर ली है, तो वो यही कहेगा कि 4 किलोमीटर ये और 3 ये, तो मैंने जो दूरी है वो 7 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। जब 7 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, अब उसके विस्थापन की बात करते हैं। तो विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन जो होती है वो किसी भी वस्तु की इनिशियल पोजीशन, मतलब प्रारंभिक स्थिति, और अंत में वो कहाँ है तो उसकी फाइनल पोजीशन, और अंतिम स्थिति के जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है वो कहलाती है विस्थापन। तो अब पहले वो ए पर था और अंत में बी पर पहुंच गया, तो ए से बी की जो न्यूनतम दूरी है वो आपकी यही तो होगी। तो ये उसका कहलाएगा विस्थापन। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर।
तो वास्तव में विस्थापन किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो हमें उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां देखनी होती हैं, उन स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है न्यूनतम दूरी, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो अब बात आती है विस्थापन है वो कैसी राशि है? तो विस्थापन जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। सदिश राशियां क्या होती हैं? सा मीन्स सहित, दिस मीन्स दिशा, दिशा सहित राशियां। कहने का मतलब ये है कि किसी भी भौतिक राशि को जब व्यक्त करने के लिए परिमाण तो होता ही, परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी राशियां कहलाती हैं सदिश राशियां। तो जो विस्थापन है वो सदिश राशि है, क्योंकि स्थिति जो होती है वो सदिश राशि है, स्थितियों का अंतर ही विस्थापन है, विस्थापन भी सदिश राशि है। तो इसे किस में मापते हैं? तो इसका भी एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। समझ गए? अब इसके बाद में बात करते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तो दूरी और विस्थापन के अंतर की बात करते हैं। दूरी और विस्थापन, इनमें अंतर क्या है? तो पहला तो अंतर यही हो गया कि दूरी किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अच्छे से समझ गए? अब देखो, अब दूसरा अंतर, दूरी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, विस्थापन है वो सदिश राशि है। ठीक है? अब देखो, जैसे एक ये मूल बिंदु है O, यहां से कोई भी व्यक्ति है वो चलना स्टार्ट करता है, यहां से वो A तक गया, A से B तक गया, आगे C तक गया, वापस लौटा, फिर ये इधर पे चला गया, ये इधर पे D और इधर पे ये E तक आया। तो होता क्या है कि मान चले ये O से जो मूल बिंदु है इससे इधर पे गया, तो ये है 10 किलोमीटर और ये पूरी है आपकी 25 किलोमीटर, मतलब A से B के बीच की दूरी 15 है और ये है आपकी 5 किलोमीटर, ये इतनी दूरी B से C तक। अब होता कि आप देखते हैं दूरी और विस्थापन की बात करते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, बहुत अच्छे से समझते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति O से A तक जाएगा, जब O से A तक जाएगा तो उसने मार्ग की कुल लंबाई 10 किलोमीटर तय की। जब 10 किलोमीटर तय करेगा तो O से A के लिए, OA के लिए बात करें तो OA के लिए उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 10 किलोमीटर। और अगर हम उसके विस्थापन की बात करें तो विस्थापन भी कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रारंभिक स्थिति भी O है, अंतिम स्थिति भी A है। तो O से A तक गया तो विस्थापन भी 10 है और दूरी भी 10 हो गई। अब ये पहुंचा B पर, तो OB के लिए, तो OB के लिए जब बात करेंगे तो O से B तक दूरी कुल कितनी तय कर लेगा? 25। और विस्थापन भी प्रारंभिक स्थिति O है, अंतिम स्थिति B है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी भी 25 है। तो इसके लिए दूरी भी कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर। और इसके लिए विस्थापन भी कितना हो जाएगा? विस्थापन जो होगा वो भी हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर। अब O से C तक पहुंचा, जब O से C तक पहुंचेगा तब वो 25, तो ये और 5 ये 30 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। विस्थापन भी कितना होगा? 30। तो OC के लिए जो दूरी है, दूरी वो भी कितनी है? वो है आपकी 30 किलोमीटर और जो विस्थापन है वो भी है कितना? 30 किलोमीटर। अब बात करते हैं, अब इसके बाद में क्या होता है कि वो C से लौटना प्रारंभ करता है। C से जब ये वापस लौटेगा तो C से ये B पर आ गया। जब C से B पर आ जाएगा तो अब उसने O से C गया, C से B आया, तो OCB के लिए, OCB के लिए बात करते हैं। तो अब उससे कहा जाए कि आपने भाई साहब कितनी दूरी तय की है, तो वो O से C तक गया 30 किलोमीटर और ये पर जो मार्ग की लंबाई 5 और तय की। तो अब उसने जो दूरी है वो कितनी तय की? वो 35 किलोमीटर तय की। तो जो दूरी है वो हो गई उसकी 35 किलोमीटर। अब उसके विस्थापन की बात करें,
अब ये कहा जाए कि उस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को देखना होगा। उसकी प्रारंभिक स्थिति O है और अंतिम स्थिति B है। O और B के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, वो कितनी है, वो 25 है। तो अब उसका जो विस्थापन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर। अब ये वापस लौट आता है ऊपर। जब वापस लौट आएगा तो O C O के लिए, O से C गया और C से फिर O आ गया। तो अब उससे कहा जाए कि भाई साहब आपने कितनी दूरी तय की है, तो अब जो दूरी होगी वो ये कहेगा हमने मार्ग की लंबाई 30 किलोमीटर तो गए थे और 30 किलोमीटर वापस आए हैं। तो अब उसने कुल जो दूरी है वो कितनी तय कर ली, वो 60 किलोमीटर दूरी तय कर ली। अब उसके विस्थापन की बात करते हैं। तो विस्थापन क्या होता है, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच का अंतर। उसकी प्रारंभिक स्थिति O है और अंतिम स्थिति भी O है। तो पहले भी यही थी, अंतिम स्थिति भी यही है, तो बीच का अंतर कितना हो गया, 0। तो अब जो उसका विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 किलोमीटर। अब ये और आगे चला जाता है विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर D तक। तो अब अगर उससे कहा जाए तो OCD के लिए OC और OD लिख दें। O से C तक गया, C से O आया, फिर D तक गया। तो OC OD के लिए क्या होगा, अब अगर हम उसकी दूरी की बात करें तो जो दूरी होगी, अब वो कहेगा 60 किलोमीटर तो यहाँ तक हो गया और 10 किलोमीटर और उसने तय किया। तो अब उसकी जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो उसकी हो गई 70 किलोमीटर। अब अगर उसके विस्थापन की बात करें तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो अब जो है हम दिशा भी उसकी लेंगे, तो अब उसने ऋणात्मक दिशा में भी 10 किलोमीटर तय की है, तो उसका जो विस्थापन हो जाएगा वो -10 किलोमीटर, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच का अंतर। तो अब देख रहे हैं कि हर एक स्थिति में हमने दूरी और विस्थापन निकाल लिया। अब हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं कि इधर पे दूरी भी 10, विस्थापन भी 10, इधर पे ये दोनों समान, इधर पे ये दोनों समान। इधर पे क्या हो गया, दूरी तो बढ़ गई, विस्थापन कम हो गया। इधर पे क्या हो गया, दूरी और बढ़ गई, विस्थापन शून्य हो गया। इधर पे दूरी और बढ़ गई, विस्थापन माइनस में हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो दूरी होती है वो या तो शून्य होगी, मतलब वो अपनी जगह पर ही रहेगा, कहीं जाएगा ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो दूरी है वो या तो शून्य होगी या फिर धनात्मक होती है, 0 से अधिक होती है। और जो विस्थापन है वो विस्थापन धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और 0 भी है। तो एक अगला अंतर ये हो गया, जो दूरी होती है वो सदैव और सदैव धनात्मक होती है और जो विस्थापन होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। ये अंतर हो गया। अगले अंतर की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि हर एक कंडीशन में अगर मैं दूरी और विस्थापन का रेशियो निकालूं, दूरी अपॉन विस्थापन, तो दूरी और विस्थापन का जब हम अनुपात निकालेंगे तो हर एक कंडीशन में दूरी जो है और विस्थापन है या तो इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है। लेकिन इसके बाद में दूरी ज़्यादा है लेकिन विस्थापन कम है, तो जो विस्थापन है वो या तो दूरी के बराबर होगा या फिर दूरी से सदैव कम होगा। विस्थापन कभी भी किसी भी स्थिति में दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। तो जब ऊपर की वैल्यू या तो नीचे की वैल्यू के बराबर होगी या उससे अधिक होगी, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो या तो 1 आएगी या फिर 1 से बड़ी आएगी। तो दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो सदैव 1 या 1 से अधिक होता है। ठीक उल्टा इसका हो जाएगा, विस्थापन अपॉन दूरी में विस्थापन और दूरी का अनुपात, तो विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर या फिर उससे छोटा होगा, तो ऊपर की जो वैल्यू है वो कम है, नीचे की अधिक होगी, तो मान जो होगा वो 1 से कम आएगा। अगर बराबर है तो 1 आएगा। तो इस जो विस्थापन और दूरी का जो रेशियो होता है वो इज लेस देन और इक्वल 1 होता है। तो ये हो गया आपका दूरी और विस्थापन में अंतर। बहुत अच्छे से समझ गए। अब इसके बाद में बात करते हैं चाल की। तो देखते हैं चाल क्या होती है। तो अब
चाल जो है आपकी स्पीड, चाल, ठीक है, चाल की बात करते हैं। तो आपकी जो चाल है वो क्या है? तो जब कोई भी वस्तु गतिमान होगी तो जब वो दूरी तय करेगी तो दूरी तय करने में उसे कुछ समय भी लगेगा। मान के चल रहा है कोई एक वस्तु है, वो मान के चल रहा है कि जो 2 किलोमीटर की दूरी है वो 2 घंटे में, मान के चल रहे 10 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है। तो अब हम ये देखेंगे कि 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की है। तो 1 घंटे में जो दूरी होगी वो 10/2 अर्थात 5 किलोमीटर तय की। तो 1 घंटे में जो उसने दूरी तय की है वो कितनी आई? 5। ऐसे ही अगर हम ये कहें कि 10 सेकंड में किसी भी वस्तु ने 100 मीटर की दूरी तय की है तो 1 सेकंड में कितनी तय की होगी? 100/10 अर्थात 10 मीटर। तो वास्तव में एकांक समय में जो दूरी तय की जाती है किसी भी वस्तु के द्वारा उसी को हम बोलते हैं चाल। तो चाल क्या होती है? तो किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। होता क्या है कि जैसे कोई भी वस्तु 30 सेकंड में अगर उसने दूरी तय की है s, तो 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की है? तो s/t, इसी को हम चाल कहते हैं। v से प्रदर्शित करते हैं तो चाल v बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हम कह सकते हैं परिभाषा, किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, या किसी भी वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल कैसी राशि है? तो दूरी अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, तो चाल भी अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा? तो दूरी का मात्रक होता है आपका मीटर और समय का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। इसकी विमा की अगर बात करें तो इसकी जो विमा होगी Lt⁻⁻1, क्योंकि दूरी की L समय की t, ऊपर पहुंचेगा समय Lt-1। दूरी कैसी राशि है? चाल कैसी राशि है? अदिश राशि हो गई, मात्रक हो गया, विमा हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं विस्थापन की, वेग की। वेग जो है आपका वेलोसिटी, वेग क्या होता है? तो देखो अभी क्या था, हमने दूरी तय की थी, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। और वेग में हम लेंगे विस्थापन। तो जैसे ∆t समय में तय किया गया विस्थापन अगर ∆s हो, या t समय में तय किया गया विस्थापन s हो, तो 1 सेकंड में या एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या होगा? s/t। इसी को हम वेग कहते हैं। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो अब वेग, इसे v वेक्टर लगा देते हैं। चाल में हम केवल v लिख देंगे क्योंकि अदिश राशि है, और जो वेग है वो सदिश राशि है, तो इसमें हम वेक्टर लगा देंगे। अभी सदिश राशियों का निरूपण है वो आगे, जस्ट आगे एक चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे। तो v वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा? s वेक्टर/t। तो ये होता है वेग। तो वेग किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। यह कैसी राशि है? तो विस्थापन सदिश राशि है, इसलिए वेग भी सदिश राशि है। तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका भी मात्रक मीटर, इसका सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। विमा क्या होगी? वही Lt⁻⁻1 होगी, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद में बात करते हैं कि चाल और वेग के जो प्रकार है। तो सबसे पहले चाल के प्रकार की बात करते हैं। तो चाल कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले देखो, चाल जो होती है वो आपकी एक समान चाल होती है, एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी होती है आपकी असमान चाल, असमान चाल। और जो तीसरी होती है वो होती है आपकी औसत चाल। और जो चौथी होती है वो होती है तात्कालिक, या
तात्क्षणिक चाल, ये होती है चाल के प्रकार। तो देखो इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले एक समान चाल और असमान चाल की बात कर लें। एक समान चाल और असमान चाल क्या होती है तो सुनो। जैसे कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है या कोई गाड़ी है, कोई कार है, मोटर बाइक है, कोई भी है, तो मान के चले वो 2 सेकंड में, प्रारंभ के 2 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करता है। फिर अगले 2 सेकंड मतलब 4 सेकंड बाद देखा जाता है कि वो 20 मीटर की दूरी पर है। फिर 6 सेकंड पर देखा जाता है कि वो 30 मीटर की दूरी पर है। और 8 सेकंड पर देखा जाता है वो 40 मीटर की दूरी पर है। और 10 सेकंड बाद देखते हैं तो वो 50 मीटर की दूरी पर आपको दिखाई पड़ता है। तो अब हम देख रहे हैं कि इस साइड में समयों का अंतर देखें, उधर पे हम दूरियों का अंतर देखें। तो इधर समयों का जो अंतर है वो 2-2 सेकंड का है। तो हर एक 2 सेकंड की बात करें, हर एक 2 सेकंड में हम देखते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो 10-10 मीटर आगे बढ़ता चला जाता है। तो समान समय अंतर में जो दूरियां हैं वो समान तय कर रहा है। हर एक 2 सेकंड में वो 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो इसकी जो चाल होगी वो आपकी एक समान चाल कहलाएगी। तो एक समान चाल किसे कहते हैं? तो जब कोई भी वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी चाल एक समान कहलाती है। बस अब इसके बाद में बात करते हैं असमान चाल। असमान चाल क्या है? यदि जो समय का अंतर तो समान है और इनमें जब हम देखते हैं ये अलग अलग दूरियां तय करता है। पहले 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर 4 सेकंड में देखते हैं 15 मीटर पर होता है, फिर देखते हैं वो 30 मीटर पर होता है, फिर देखते हैं वो 70 मीटर पर होता है, फिर देखते हैं वो 100 मीटर पर होता है। तो हर एक 2 सेकंड में, पहले 2 सेकंड में उसने 10 मीटर दूरी तय की, अगले 2 सेकंड में केवल 5 मीटर दूरी तय की, फिर अगले 2 सेकंड में उसने 15 मीटर दूरी तय कर ली, फिर अगले 2 सेकंड में उसने 40 मीटर दूरी तय कर ली। तो हर एक 2 सेकंड में देखते हैं तो अलग अलग दूरियां तय करता है। इसका मतलब है इसकी जो चाल है वो असमान चाल है। तो असमान चाल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी चाल असमान चाल कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। ठीक है। अब इसके बाद में है औसत चाल। एवरेज स्पीड क्या होती है? औसत चाल किसे कहते हैं? तो औसत चाल क्या है? तो होता क्या है कि जब कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है या एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो कभी भी एक समान चाल से नहीं चल सकता है। तो हमेशा वो असमान चाल से गति करता है। जैसे कोई एक व्यक्ति आगरा से कानपुर आता है। जब आगरा से कानपुर आएगा तो होगा क्या? तो जब वो आगरा से चलना स्टार्ट करेगा तो प्रारंभिक उसकी जो स्पीड होगी वो 0 होगी। फिर वो 10, 20, 30 और जो बिजी रोड होंगे उस पर मान के चले उसने 30 की स्पीड से बाइक चलाई, 30 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे आया, वो हाईवे पर आया तो उसने 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाई या कार चलाई। इसके बाद में फिर आगे जब टोल टैक्स आया तो उसने ब्रेक लगाई। हो सकता है कि जब टोल पर आया तो उसने मान चले 20 किलोमीटर की स्पीड से निकाली पर आवर की स्पीड से। फिर आगे होगा, फिर वो आगे, फिर आगे कुछ आ गया तो फिर से वो स्पीड कम करेगा। इसका मतलब है कि जब वो चलना स्टार्ट करेगा, जब कानपुर तक पहुंचेगा तो हर एक स्थिति में उसकी जो चाल होगी वो अलग अलग होगी। तो वो ये कंफर्म नहीं कह सकता है कि वो कितनी स्पीड से आया है। तो वो ना तो ये कह सकता है कि मैं 0 की स्पीड से आया हूँ, मतलब तो फिर आ कैसे गई, स्थिर रहना चाहिए। ना तो ये कह सकता है कि मैं 90 की स्पीड से आया हूँ, तो फिर इतनी देर कैसे लग गई। कहने का मतलब ये है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान्य व्यवहार को व्यक्त करती है औसत चाल। तब उससे पूछा जाएगा आप किस स्पीड से आए, तो वो ये कहता है कि एवरेज स्पीड हमारी लगभग 70 किलोमीटर पर आवर रही होगी, 70 किलोमीटर पर आवर रही होगी। तो इन सभी का वो क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। तो औसत कैसे आता है? तो औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी
बटे कुल लगा समय। तो तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे कुल लगा समय। जो टोटल समय लगता है और टोटल डिस्टेंस कवर करता है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये क्या कहलाता है? एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस मार्ग को या उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ये हो गई आपकी औसत चाल। तो ये हो गई जैसे डेल्टा जो v है, औसत चाल v एवरेज, इसे हम एवरेज से ऊपर बार का चिन्ह होता है, इसे एवरेज कहते हैं। तो v एवरेज इज इक्वल क्या हो जाएगा? डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ये होती है औसत चाल। अब बात करते हैं तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल। तो तात्कालिक या तात्क्षणिक काल, तत्काल मतलब जो क्षण, जो समय है वो बहुत कम हो, ना के बराबर। जब समय ना के बराबर होगा मतलब जीरो की ओर संकेत कर रहा होगा। तो जब जो औसत चाल है ये बहुत सूक्ष्म समय के लिए निकाली जाती है तो उसे हम बोलते हैं तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल। तो जो समय की जो लिमिटेशन है वो जीरो की ओर संकेत करती है। तो जो तात्कालिक चाल होती है वो क्या होती है? तो एवरेज स्पीड की हम कितने टाइम पर एवरेज स्पीड निकालते हैं? जब समय है वो जीरो की ओर संकेत करता हो। तो इसे पढ़ते डेल्टा टी टेंस टू जीरो, TENDS, टेंस मीन्स होता है की ओर संकेत करना। तो जो समय है वो कहाँ की ओर संकेत कर रहा है? जीरो की ओर। ये हो जाएगा डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी। मतलब जब सूक्ष्म समय के लिए हम औसत चाल निकालते हैं तो उसे बोलते हैं तात्कालिक चाल। तो इसे हम लिख देते हैं ds अपॉन dt। ds अपॉन dt का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जो दूरी है, दूरी का समय के सापेक्ष हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। अवकलन आप लोग मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो और भी जब आगे इसकी जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसके फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है, तो ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम दूरी का हम अवकलन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें चाल मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हो गए आपके चाल के प्रकार। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ वेग के प्रकार। तो इसी प्रकार वेग भी है। तो वेग भी क्या होगा? तो चाल की जगह वेग है तो उधर पे दूरी की जगह क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। तो अब इधर पे था 2 सेकंड में 10 मीटर की दूरी, 4 सेकंड में 20 मीटर की दूरी, और इधर था 6 सेकंड में 30 मीटर की दूरी। तो अब अगर इधर पे विस्थापन हो तो जब कोई भी वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करती है तो उसका वेग एक समान कहलाता है। चाल की जगह हो जाएगा वेग, बस सिंपल सा है। और ऐसे जब समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करेगी कोई भी वस्तु तो उस वस्तु का वेग असमान वेग कहलाएगा। औसत वेग तो किसी भी वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल लगे समय के अनुपात को क्या बोलते हैं? औसत वेग। तो इसमें हम वेक्टर और v में क्या होता है उसे हम वेक्टर और लगा देते हैं। ठीक है, तो वो कहलाएगा औसत वेग। तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा? आपका तय किया गया कुल विस्थापन, तय किया गया कुल विस्थापन अपॉन लगा कुल समय, ये कहलाएगा आपका औसत वेग। ठीक है, अब इसके बाद में और तो ये हो जाएगा विस्थापन। तो ये v वेक्टर का एवरेज होगा, एवरेज। अब इसके बाद में तात्कालिक वेग क्या होता है? यदि जो ये औसत वेग है, इसी औसत वेग को अगर हम सूक्ष्म समय के लिए निकालें, जब सूक्ष्म समय के लिए औसत वेग निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा तात्कालिक वेग। तो तात्कालिक वेग भी जो होगा इज इक्वल क्या होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये सूक्ष्म हो जाएगा तो डी एस अपॉन डी टी। ये हो गया आपका तात्कालिक वेग। इस तरीके से चाल और वेग हो गए। अब बात करते हैं चाल और वेग में अंतर क्या है। तो चाल और वेग में अंतर क्या है?
तो जिस तरीके से दूरी और विस्थापन में अंतर थे, उसी प्रकार चाल और वेग में भी अंतर है। तो देखो, चाल की बात करते हैं और इधर पे वेग की बात करते हैं, तो चाल और वेग में सेम अंतर होगा जिस तरीके से दूरी और विस्थापन में था। तो चाल का पहला अंतर यही हो जाएगा। तो जो चाल क्या होती है, किसी भी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं। वेग किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अब इसके बाद जो चाल है वो कैसी राशि है, वो अदिश है। विस्थापन है वो कैसी राशि है, वो आपकी सदिश है। चाल जो है वो सदैव या तो शून्य होगी या फिर धनात्मक होगी, जिस प्रकार दूरी को बताया था। वेग जो होता है वो क्या होता है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, जिस प्रकार विस्थापन था बहुत अच्छे से बताया था। और जो चाल और वेग का जो अनुपात है, चाल अपॉन वेग, तो फिर वही बात, चाल जो है वो वेग से हमेशा अधिक होती है या उसके बराबर होगी। तो कभी भी वेग चाल से अधिक नहीं हो सकता है। तो चाल और वेग का जो अनुपात होगा वो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। और इधर पे वेग और चाल का जो अनुपात होगा वो या तो 1 होगा या 1 से कम होगा। बस ये होता है चाल और वेग में अंतर। अब इसके बाद में बात करते हैं त्वरण की। तो देखो त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन। त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो सुनो, जब कोई भी वस्तु गतिमान होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से उसके वेग में भी परिवर्तन होगा। तो जब वेग उसका कम ज़्यादा होगा, 0 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 50 हुआ, 50 से 100 हुआ, 100 से 110 हुआ, तो जैसे जैसे ये वेग बढ़ेगा तो वेग में परिवर्तन तो होता ही है। तो 1 सेकंड में कितना वेग में परिवर्तन हुआ है, उसी को हम कहते हैं त्वरण। तो त्वरण किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो जैसे t सेकंड में वेग में परिवर्तन, डेल्टा t सेकंड में जो वेग में परिवर्तन है वो डेल्टा v मीटर पर सेकंड है। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसी को बोलते हैं उस वस्तु का त्वरण, एक्सीलरेशन। इसे a से प्रदर्शित करते हैं तो a इज इक्वल हो जाता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो त्वरण किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को या वेग की समय के साथ परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। या फिर किसी भी वस्तु के 1 सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि या वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ये कहें कि कोई भी वस्तु है वो 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। 0 से उसका कितना हो गया, 10। तो बताना 1 सेकंड में कितना हुआ होगा, तो 10/5 अर्थात कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में इतना वेग में परिवर्तन हुआ, तो ये इसका कहलाएगा त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु के एकांक समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो इसे a इज इक्वल क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो डेल्टा v का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और अपॉन डेल्टा t ये भी एक हो जाएगा सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो मीटर है, इसकी हो जाएगी l अपॉन ये समय है, इसकी हो जाएगी t की पावर 2, तो lt की पावर -2, lt -2। अब ये कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है, क्योंकि ये वेग से मिलकर के बना। वेग कैसी है, वो सदिश राशि है, तो त्वरण भी सदिश राशि है। तो इसके लिए हमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो त्वरण है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं एक समान त्वरण की। एक समान त्वरण क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो
तो जब मान के चल रहे कि कोई एक वस्तु है, वो उसके 2 सेकंड में जो वेग में परिवर्तन है वो 5 मीटर पर सेकंड का हो जाता है 0 से। फिर अगले 4 सेकंड में देखते हैं तो उसका हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। अगले 6 सेकंड में वो 15 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो 8 सेकंड बाद देखते हैं वो 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो हम देख रहे हैं समान समय अंतराल में जो वेग में इसके जो परिवर्तन है वो समान है। हर एक 2 सेकंड के अंतराल में इसका जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। तो हर एक समय जब कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में उसके वेग में परिवर्तन समान होता है तो उसका जो त्वरण होता है वो एक समान त्वरण कहलाता है। तो कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसके पास त्वरण है। तो ये हो गया एक समान त्वरण। असमान त्वरण क्या होता है? तो जब कोई वस्तु के समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न वेग में परिवर्तन हो, तो जैसे प्रारंभ के 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का हुआ, फिर इसके 8 हो जाता है, इसके बाद 15 हो गया, इसके बाद 30 हो गया। तो हर एक 2 सेकंड में इसमें वेग में जो परिवर्तन है वो भिन्न भिन्न है, तो इसका त्वरण है वो असमान त्वरण कहलाएगा। तो असमान त्वरण किसे कहते हैं? तो जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न परिवर्तन होते हैं तो उस त्वरण को बोलते हैं असमान त्वरण। क्या कहेंगे उसे? असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये हो गया। इसके बाद में बात करते हैं औसत त्वरण की। तो औसत जो होगा, औसत त्वरण, जिस तरीके से औसत चाल, औसत वेग, उसी तरीके से औसत त्वरण। तो हम देखते हैं कि कुल जो वेग में परिवर्तन हुआ है उसमें कुल कितना समय लगा है। तो औसत त्वरण बराबर होता है कुल वेग परिवर्तन और बटे कुल लगा समय। तो औसत त्वरण कैसे निकालते हैं? किसी भी वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को क्या बोलते हैं? औसत त्वरण। ठीक है। तो ये हो गया वेग में परिवर्तन बटे कुल समय, औसत त्वरण। तो ए एवरेज इज इक्वल हो जाता है वी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जैसे ये कहें कि किसी भी वस्तु का प्रारंभिक जो वेग है वो v1 है और डेल्टा टी समय बाद उसका वेग हो गया v2 बढ़ के, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? तो डेल्टा v इज इक्वल कैसे निकालते हैं? डेल्टा v इज इक्वल होता है v2 माइनस v1, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इस प्रकार हम निकाल लेते हैं वेग में परिवर्तन। अब बात करते हैं तात्कालिक त्वरण की। जो तात्कालिक त्वरण है वो क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो फिर से वही कि जब ये त्वरण है, जब हम सूक्ष्म समय के लिए निकालते हैं तो वो औसत त्वरण ही क्या कहलाता है? तात्कालिक त्वरण। तो जो तात्कालिक त्वरण होता है वो जो औसत त्वरण होता है वो कितने समय के? जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, सूक्ष्म समय के लिए, शून्य के समीप हो समय, तब जब हम निकालते हैं औसत त्वरण तो वो क्या हो जाता है? आपका तात्कालिक त्वरण। तो एज इक्वल इसे हम लिख देंगे dv dt। तो dv अपॉन dt का मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम जो वेग है उसका समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब भी हमें त्वरण प्राप्त हो जाएगा। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी होते हैं, आगे लगवाएंगे। ठीक है। तो अब ये हो गया आपका औसत तात्कालिक त्वरण। अब देखो, अब बात करते हैं धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण क्या होता है? तो जब किसी भी वस्तु का वेग समय के साथ साथ बढ़ रहा हो, जब वस्तु का वेग समय के साथ साथ बढ़ेगा तो जो वेग में परिवर्तन होगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। तब जो त्वरण होगा वो कहलाएगा धनात्मक त्वरण। और जब वस्तु का वेग समय के साथ साथ घट रहा हो, जैसे कोई गाड़ी है 0 से 10, 20, 50, 100 तक गई, उसके बाद जब वो ब्रेक लगाएगा तो 90, 80, 50 इस तरीके से उसका वेग घटेगा। तब जब हम उसका त्वरण निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो जो नेगेटिव आएगा तो उसी को बोलते हैं हम ऋणात्मक त्वरण। तो जब किसी भी वस्तु का वेग समय के साथ साथ घट रहा होता है
तब जो त्वरण निकलता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। उसी ऋणात्मक त्वरण को ही हम मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को ही, जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, उसी को ही हम मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। ये होता है ऋणात्मक त्वरण या मंदन। ऋणात्मक या मंदन किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। इस तरीके से ये आज आपने पढ़ लिया दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब अगर इसी प्रकार से और भी आगे अच्छे से आपको समझना है तो आप अपने YouTube पर मेरा जो चैनल है फिजिक्स बाय शैलेंद्र यादव, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं तुरंत ही आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सबसे पहले आप उसे देख सकें।